नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यवस्थित जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बिहार डीएलएड 2022 से लेकर 2025 में जितने भी रिपीट किया गया क्वेश्चन पूछा गया है ना, आज के इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें आप सभी को सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का ये क्लास रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए आपका पेपर 8 जून 2026 से चालू होने वाला है और 22 तारीख तक आपका एग्जाम चलेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और 28 मई से आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। बहुत ही कम समय बचा हुआ है और ये जो कम समय बचा हुआ है इस समय में पीवाईक्यू पर कमांड बना लीजिए। इससे पहले बहुत सारा क्लासेस हम कंप्लीट करवाए हैं पीवाईक्यू का 2022 से लेकर 2025 तक वाला प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके एक एक करके 2 गुना स्पीड में सारा क्लास कर लीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। आइए आज की सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आंसर कीजिएगा आप सभी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई किस युद्ध के बाद हुई थी। देखिए वर्साई की संधि जो किया गया था वो आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था और उसी के लिए ही किया गया था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब होता है? 28 जून 1919 को आपका वर्साई की संधि होता है। इसको याद रखिएगा आप सभी, 28 जून 1919 को, बात समझे। और ये आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद होता है। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और ये आपका 1918 तक चला था। कितने वर्ष? 4 वर्ष तक चला था। याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। और यह युद्ध किन किन के बीच हुआ था? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में हुआ था। मित्र राष्ट्र में जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ये सभी मित्र राष्ट्र में था। जर्मनी, इटली, ये सभी जो था वो आपका धुरी राष्ट्र में था। ध्यान रखिएगा आप सभी। चले दूसरे विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में और 45 तक चला था। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। देखिए ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है और आगे पूछने का प्रबल संभावना है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कई बार पेपर में आ चुका है ये प्रश्न। देखिए अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत कब हुआ था? 1793 ईस्वी में शुरू हुआ था। और लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। और ये सबसे पहले बंगाल और बिहार प्रांत में लागू किया गया था, जिसमें आपका कह सकते हैं जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया गया था अस्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए अगर अभ्रक की बात किया जाए तो भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन जो करता है वो आपका झारखंड करता है। याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा झारखंड के पास कह सकते हैं खनिज संसाधन का लगभग 40% भंडार है। याद रखिएगा आप सभी। कोयला का सबसे ज्यादा भंडार झारखंड के पास है। और झारखंड का जो आपका कोडरमा वाला जिला है, याद रखिएगा आप सभी, झारखंड का कोडरमा जिला ये अभ्रक के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बिहार से सटा हुआ जिला है कोडरमा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, झारखंड। बी है कि सी है? हाँ, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का भारत में सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। देखिए हरित क्रांति की बात किया जाए तो इसके जनक विश्व में कौन है? नॉर्मल बोरलॉन्ग है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है। बात समझे? बिल्कुल। और सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। याद रखिएगा आप सभी। गेहूं के उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि देखने के लिए मिला था। और सबसे पहले ये शुरू कहाँ हुआ था? पंजाब से शुरू किया गया था। बात समझे? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए अगर काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात किया जाए तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिएगा आप सभी। काकरापार कहाँ पे है? गुजरात में है। अच्छा एक चीज बताइएगा, जो परमाणु ऊर्जा होता है अगर इसका उत्पादन करना है तो इसमें मुख्य ईंधन कौन कार्य करता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। बात समझे? किसका? यूरेनियम का। अच्छा आपसे बताइएगा कुडनकुलम कहाँ पे है? कुडनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। केंगा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा केंगा आपका कर्नाटक में पड़ता है। नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तारापुर महाराष्ट्र में है। अच्छा यहां से एक फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी, जो कई बार क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। राजस्थान में कौन सा
परमाणु ऊर्जा केंद्र है? बता सकते हैं कोई? राजस्थान में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? देखिए आपसे बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर क्रैश कोर्स लाइए, ताकि हम सभी कम समय में बेहतर तैयारी करके रिजल्ट को बना सके। तो आप सभी के लिए स्पेशल एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जो 28 से 22 जून ये स्पेशल कोर्स है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जिस भी बच्चे का एग्जाम होने वाला है, आप सभी इस कोर्स को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जिस भी बच्चे को लगता है कि कहीं मेरा तैयारी नहीं हो पाया है, कहीं कसर है, ठीक है, तो अभी से भी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टू द पॉइंट चीजें आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, बेहतर तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा, जिससे आप पेपर में हाईएस्ट स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, जितना चीजें अगर हम दे देंगे और उसे प्रॉपर कवर कर लीजिएगा, तो रिजल्ट आपका आराम से होने की संभावना रहेगा। ठीक है, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज टू द पॉइंट चीजें कंप्लीट करवा रहे हैं, वही चीजें जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे से पूछा जाता है। तो ये चीजें क्लास के माध्यम से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ई बुक दिया गया है, एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले इस ई बुक को पढ़ लीजिएगा, तो करीब करीब चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिए हैं, ताकि अगर प्रश्न इधर उधर से पूछे तो आप हैंडल करके प्रश्न को बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो ये टारगेट है, ध्यान रखिएगा, आप सभी कम समय में बेहतर तैयारी हो जाएगा। ये कोर्स अभी आपको मात्र में 99 रुपया में मिल जाएगा, जो बहुत ही कम फी रखे हैं, ताकि सभी बच्चे अफोर्ड कर सके, पैसा ज़्यादा बर्बाद ना हो। बाद में हो सकता है प्राइस बढ़ भी जाएगा, तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए ये एप्लीकेशन है, युवा शक्ति का ही है, सक्सेस योद्धा। इसको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? देखिए, समानता के अधिकार की बात किया जाए तो अनुच्छेद 14 जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। याद रखिएगा आप सभी को कहा गया है कि समान अधिकार दिया जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। तो समानता का अधिकार कहां से? 14 से लेकर 18 तक है। अच्छा, अनुच्छेद 17 का बात अगर किया जाए तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति की बात किया जाए तो पद की शपथ इसको कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, यही दिलाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र आपका 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, प्लस में भारत का पहला नागरिक आपका राष्ट्रपति ही होता है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा आप सभी। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति का अधिकार है। राष्ट्रपति कई क्षेत्रों में नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार दिया गया है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, चाहे वो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष हो उसका नियुक्ति कर सकता है, आपका संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो उसका नियुक्ति कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके अलावा ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला है, चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, अगर चुनाव आयोग की बात किया जाए तो इसका उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 324 में किया गया है। और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा आप सभी, जिसका गठन कब हुआ था? 1950 में। डेट की बात किया जाए तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो यहाँ पर सर्वोच्च यानी कि यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट की बात किया गया है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जब भी बात किया जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाएगा। यही उच्च न्यायालय की बात करता तब 62 वर्ष होता, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात किया गया है तो ये 65 वर्ष होगा। और यहाँ से याद रखिएगा आप सभी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। डेट याद रखिएगा 28 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोल्शेविक क्रांति 1917 किस देश में हुई थी? देखिए, बोल्शेविक क्रांति की बात किया जाए तो ये आपका रूस में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? व्लादिमीर लेनिन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, सोवियत संघ की स्थापना कब हुआ था? बता सकते हैं कोई? 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुआ था। अच्छा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए, इससे पहले साइंस का 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो दिए हुए थे। इसके अलावा आधुनिक इतिहास का 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कंप्लीट करवाएं, उसको जाके देख लीजिएगा आप सभी। प्लस में हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी कल ही आपको 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका एक वीडियो अवेलेबल करवा दिए थे प्रीवियस ईयर का, उसको जाके कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी।
इतना चीज़ें लगातार दे रहे हैं। साइंस का प्रैक्टिस सेट न्यू शुरू किया गया जो एग्जाम टारगेट है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। तो सारा क्लासेस हम करवा रहे हैं, मेरे साथ में जुड़ के बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं आप सभी। सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अब आइए अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 1920 में, ध्यान दीजिएगा। और इसी समय असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और हालांकि 1922 में वापस ले लिया जाता है चोरा चोरी कांड के कारण। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो देखिए मतगणना का कार्य वो आपका निर्वाचन आयोग ही करता है, याद रखिएगा। प्लस में चुनाव कराने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का ही है। जैसे मतदाता सूची जो तैयार किया जाता है वो आपका निर्वाचन आयोग के ही द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्धि हैं, यानी कि समृद्ध हैं। तो किसके लिए विख्यात है? आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो कोयला के लिए, याद रखिएगा आप सभी। तो कोयला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला देखने के लिए मिलता है। हालांकि सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन जो करता है वो आपका छत्तीसगढ़ करता है, उसके बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा, और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक आपका झारखंड है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। हालांकि झारखंड जो है, झारखंड भंडारण में प्रथम स्थान रखता है, याद रखिएगा, प्रथम स्थान रखता है। अच्छा, सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटक करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो देखिए अमरकंटक जो नहीं है वो आपका ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है, याद रखिएगा आपसे भी। जबकि आपका नर्मदा नदी, उसके बाद सोन नदी और उसके बाद जो हिला नदी, ये सभी का उद्गम कहाँ पे है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अच्छा, अगर बात किया जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है ना, बैतूल जिला, यहीं से उद्गम होता है, जो कि मुल्ताई से सतपुड़ा रेंज से इसका उद्गम स्थल है, याद रखेंगे आप सभी, सतपुड़ा रेंज से। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है, या कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि भारत को कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है भारत को। अगला है कि भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो यहाँ लगभग जो है कि 70% पर वन देखने के लिए मिलता है भूटान। अच्छा, भूटान की राजधानी कहाँ पे है? थिम्पू। मुद्रा क्या है यहाँ पर? नुगल ट्रम है, याद रखिएगा आप सभी, जिसे नुगल ट्रम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, भूटान जो है भारत का एक संरक्षित देश है, याद रखिएगा आप सभी। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण जो किया गया है वो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है वन को? कोई बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला लिखिएगा आरक्षित वन। कौन सा वन आपको बताएं, लिख देते हैं साइड में, तो इसको ध्यान दीजिएगा, आरक्षित हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका वर्गीकृत वन होता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा वन होता है? वर्गीकृत होता है। और तीसरा आपको याद रखना है कि संरक्षित वन होता है। किस प्रकार का वन? संरक्षित। तो कितने वर्ग में? 3। पहला आरक्षित, दूसरा अवर्गीकृत और तीसरा आपका संरक्षित होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? देखिए, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। देखिए, अपने तरफ से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आपको लगता है कि हम मेरे लिए क्लास है तो आप सभी इसे शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने तरफ से तो हम 100% एफर्ट लगा के आपको सारा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन में सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुसंख्यकों का शासन ये आपको भारतीय लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलता है, जबकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, याद रखिएगा, और उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ये सभी आपका बिल्कुल भारतीय लोकतंत्र में है, जबकि बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो यहाँ से आपका चीनी उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो चीनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे एक कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिसके पश्चात 20 सेकेंड में कार रुक जाती है, तो यहाँ पर अपमंदन क्या होगा? तो देखिए, इस प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो जितना आपको दिया गया है चालना उसको क्या करना है, समय से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में शीतकाल के दौरान वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में ज़्यादातर जो वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, यानी कि यहाँ से जो है कि आपका कह सकते हैं कि वर्षा उत्पन्न होता है, उसके बाद ये पूरे भारत में वर्षा कराता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर वहीं पर अगर
तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहाँ पर लौटती मानसून में बारिश होता है ठंड के समय में। बट यहाँ पर बात किया गया उत्तर भारत की ओर, इस भारत की ओर की बात किया गया तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है, याद रखेंगे। अगला है मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? अभ्यारण्य कह लीजिए या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है मानस, ये आपका असम में है। इसके अलावा काजीरंगा भी आपका असम में ही है, जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में, यानी कि यूके में है। और इसकी स्थापना 1936 में हुआ था, जिससे हम सभी हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ER से संबंधित है। ER का अर्थ क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ध्यान दीजिएगा। दो प्रकार का होता है ये, एक आपका चिकनी सतह होता है, एक खुरदरी सतह होता है। तो जो खुरदरी सतह पर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, लाइसोसोम क्या होता है? तो वो आपका आत्महत्या की थैली होता है, जो कि कोशिका का अंग अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो वो क्या कर देता है? उसको नष्ट कर देता है। अगर कोशिका का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है तो वो क्या कर देता है? उसको नष्ट कर देता है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA होता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA की बात किया जाए तो परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं रहता है, याद रखिएगा आप सभी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं रहता है, यूकैरियोटिक में घिरा रहता है, तो याद रखिएगा। अगला है अंतरजातीय संकरण किन दो के मध्य होता है? तो अंतरजातीय संकरण जो देखने के लिए मिलता है, एक ही जीन के अलग अलग जातियों के मध्य देखने के लिए मिलता है। एक ही जीन है बट उसका अलग अलग जाति जो है उसी के मध्य में हमको अंतरजातीय संकरण देखने के लिए मिलता है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला है कि गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है? तो इसमें यादृच्छिक गति होता है, तो ये एक फैक्ट को ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि कौन उत्तक संवहनीय बंडल बनाते हैं? तो यहाँ पर संवहनीय बंडल की बात किया गया है, तो राइट आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम। देखिए जाइलम और फ्लोएम को आपसे समझिएगा। जाइलम जो होता है ना वो पानी का परिवहन करता है, याद रखिएगा आप सभी। जाइलम का कार्य क्या होता है? पानी का परिवहन करता है। मान लीजिए कि ये पूरा क्या है? एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है? एक प्लांट है। तो पानी का परिवहन कब होगा? तो पूरा जमीन से यानी कि जड़ के माध्यम से वो पानी को लेके आएगा, उसके बाद जो है कि पौधे के हर भाग में पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का होता है। जबकि फ्लोएम का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन तैयार किया जाता है पत्ती के द्वारा, तो वो भोजन को पहुंचाने का कार्य किसका होता है? हर भाग में पौधे का, तो वो आपका फ्लोएम का होता है, तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो वो रंग कौन सा हो जाएगा? तो बैगनी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बैगनी रंग की अगर बात किया जाए तो इसका विक्षेपण जो होता है सबसे अधिक होता है, बट तरंगदैर्घ्य जो होता है इसका कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए हम सभी क्या करते हैं? खतरे की घंटी के रूप में प्रयोग करते हैं लाल रंग का, क्योंकि दूर से ही ये हमको दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और इसका विक्षेपण लाल रंग का कम होता है। सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है? बैगनी रंग का, ध्यान देंगे। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंग का। बात समझ गए? बिल्कुल। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षा होती है। तो ये देख लीजिएगा, ये आपका एक नाभिक है और यहाँ पर जो ये कक्षा आप सभी देख रहे हैं ये क्या होता है? वृत्ताकार में होता है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की बात किया गया है तो वृत्ताकार होता है। अच्छा, नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो इस पे आपका चार्ज जो होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये क्या होता है? उदासीन होता है। जबकि प्रोटॉन की बात किया जाए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर चक्कर लगाता है, जो कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखिएगा नाभिक में क्या क्या चीज़ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, जो कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक का उदाहरण है? तो ये सभी जो है कि आपका कवक का उदाहरण हो जाएगा। टॉड स्टूल हो जाएगा, पफ बॉल हो जाएगा, उसके बाद ईस्ट, ये सभी कवक है। मशरूम भी कवक का उदाहरण है। अगला है कि मेंडलीव के आवर्त के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन को समझिएगा आप सभी, पहला कथन को पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है आप सभी से। मेंडलीव के आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित था, नहीं, गलत बात। परमाणु संख्या पर नहीं, यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था।
तो ऑप्शन नंबर इसका ए तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा देख लीजिएगा, आवर्त सारणी में 8 आवर्त और 7 वर्ग है, नहीं, गलत है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। आवर्त सारणी में अगर वर्ग की बात किया जाए तो 18 वर्ग है प्लस में 7 आवर्त है, याद रखिएगा आप सभी, 7 आवर्त हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका खत्म हो गया, ए और बी। अब बचा डी नंबर, यानी कि यही सही होगा कि मेंडलीव आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की खोज होने पर उन्हें समायोजित किया जा सकता है, ये एक जो है कि वर्ग रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा वर्गीकरण के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। अच्छा, आप सबको बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बता सकते हैं आप सभी? मौसले को कहा जाता है या मौजले आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसको आप मौसले भी कर सकते हैं। इसी ने सबसे पहले जो है कि पीरियोडिक टेबल जो बनाया था वो परमाणु क्रमांक पर बनाया था। किस पे बनाया? परमाणु क्रमांक पर बनाया था, याद रखिएगा आप सभी, परमाणु क्रमांक पर बनाया था। अगला है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर करता है और लगाए गए बल पर करता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। टाइथ क्या था? तो देखिए, टाइथ एक प्रकार का कर है और ये किस प्रकार का कर था? धार्मिक कर था, याद रखिएगा, धार्मिक कर था। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होता है दिलासा दिलाना, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ले चला साथ में मुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनका, इस पंक्ति में अलंकार क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है, और यहाँ पर भिक्षुक सोना ही लेकर जा रहा है। तो जहाँ पर भी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जाए या कल्पना की बात किया जाए तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर संभावना ही बताया जा रहा है कि जो कनक है ना वो भिक्षु लेकर चल गया है, यानी कि स्वर्ण लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर कल्पना प्रकट किया जा रहा है, तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हालांकि उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ आपको हम ट्रिक भी बताए थे जानने के लिए, जैसे कि जनु हो गया, मनहु शब्द देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप कह सकते कि ज्यों शब्द जो होता है ये देखने के लिए मिल जाता है, या आप मानो शब्द देखते हैं, ये सभी शब्द जो देखने के लिए मिलता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में देखने के लिए मिलता है। तो ज्यों शब्द से इसको आप पकड़ सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन 37 का राइट आंसर कीजिएगा तो आप सभी परिधन इच्छा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, मन धर हर होगा, यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर वाक्य का वर्गीकरण की बात किया गया। तो आपको पता है कि सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पर ज्ञानार्थक वाक्य कोई भी नहीं होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलता है ये जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या कहा गया है आप सभी से कि जलता है जीवन पतंग में, इसमें अलंकार आप सभी को बताना है। अच्छा, रूपक अलंकार आपको हम कभी पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अच्छा, रूपक अलंकार में क्या होता है आप सभी को पता है? अगर किसी के जैसा अगर बता दिया जाए या किन्हीं दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि उसको हम फर्क ही नहीं कर सकते, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। या किसी के जैसा आपको बताया जाए, जैसे कि यहाँ देख लीजिएगा, जलता है जीवन, किस प्रकार से? एकदम पतंग की जैसे जल रहा है, तो यहाँ पर किसी के जैसा बताया जा रहा है। या सिंपल भाषा में ये समझिए, एक आपको बताते कि मैया मैं तो चंद्र, मैया मैं तो चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना लेहो। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो खिलौना की बात किया गया ना, तो खिलौना किस प्रकार से चाहिए? इसको चंद्र के जैसे खिलौना चाहिए। तो आपको हम क्या बताएं कि जहां पर भी अगर किसी के जैसा अगर बता दिया जाए तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होगा। तो यहां पर देखिएगा, जलता है जीवन, तो जीवन किस प्रकार से जलता है? पतंग के जैसा जलता है या पतंग में जलता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चढ़ते चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट कट करता था सफल जवानी को, इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? यहाँ पर देखिएगा वीरता की बात किया गया है। यहाँ पर देखिए तलवार उठाने की बात किया गया। तलवार कौन उठाता है? जो वीर व्यक्ति रहता है वही तलवार उठाता है। हालांकि महाराणा प्रताप की यहाँ बात आया है तो वह आपका कह सकते हैं कि एक वीर व्यक्ति था, तो यहाँ पर वीर रस होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं?
चलिए बताइएगा आप सभी। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अब हमको ये बताइएगा कि वाच्य तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वाच्य होते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, आप सभी को हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, इसमें कौन सा पदबंध होगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो अंधेरा शब्द जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक प्रकार का संज्ञा शब्द है, नहीं गलत हो जाएगा। संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम या कह सकते हैं कोई स्थान हो जाए, ये सभी संज्ञा शब्द है ना। जैसे किसी के भाव को बताया जाए तो वहां पर संज्ञा शब्द हो जाता है। बट यहाँ अंधेरा की बात किया गया है, जो शाम का समय होता है या रात का समय होता है वो क्या होता है, अंधेरा होता है। यानी कि यहाँ पर विशेषता प्रकट किया जा रहा है। क्या प्रकट किया जा रहा है, विशेषता को प्रकट किया जा रहा है कि अंधेरा होने से पहले मैं लौट आया, कहां से, खेत से। तो यहां पर विशेषण पदबंध होगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहां अंधेरा जो है ये आपका विशेषण शब्द है, ना कि संज्ञा शब्द है, ना कारक शब्द है। अगला है कि शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे शब्द शक्ति कहा जाता है। अगला है कि अ कौन सा वर्ण है। तो यहाँ पर अ है तो अर दीर्घ और प्लुप्त तो होगा नहीं, तो ये हरस स्वर होगा। दीर्घ स्वर जिसमें उच्चारण में ज़्यादा समय लगे और कम समय लगे उसे हरस स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलज शब्द में समास छिपा है। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जलज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है, पता है आप सभी को। यानी कि जल में जो उत्पन्न हुआ है, तो जल में क्या उत्पन्न हो सकता है, कमल उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ को प्रकट कर रहा है। श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है। चलिए क्वेश्चन 47 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर झुका नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार होगा। अब बोलिएगा कैसे होगा रूपक अलंकार। यहाँ पर देखिएगा जो मुरझाने की जो बात किया गया ना, वो किस प्रकार से मुरझाने की बात किया गया, हृदय का जलजात की तरह मुरझाने की बात किया गया। क्वेश्चन को समझिएगा कि सिर झुका नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात की तरह। तो हृदय किस प्रकार से मुरझाया है, जलजात की तरह, या कह सकते हैं कि दोनों में आप अंतर कर सकते हैं। हृदय और जलजात में अंतर करके देखिए, अंतर नहीं कर पाइएगा। या कह सकते हैं कि जिसके जैसा हो जाए, तो यहाँ पर हृदय किसके जैसा मुरझा रहा है, जलजात की तरह मुरझा रहा है, रूपक अलंकार होगा। अगला है कि भर लाओ सीपी में सागर प्रिय, मेरा अब हार को विजय करो। तो यहाँ सीपी का अर्थ क्या होता है, पता है आप सभी को, बता सकते हैं कोई हमको। एक चुटकी ले सकते हैं, या दोनों हाथ को बांध के जब पानी लेते हैं हाथ में, उसी को कह सकते हैं कि एक सीपी में आप सागर भर के लाओ और मेरा जो हार है अब उसको विजय करो। तो यहाँ पर विरोध ही प्रकट किया जा रहा है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से एक छंद आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। क्वेश्चन दिया हुआ था, फूली डाले सुकुसुमरी ती की देख आंखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहनी मूर्ति आगे, इसमें कौन सा वर्णिक छंद होगा। तो इसमें आपका मादा क्रांता होगा, डायरेक्ट आप याद रखिएगा। अगला है कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार हो जाए। यहाँ पर देखिएगा एक वर्ण का बार बार आवर्ती हुआ था, चा 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 चा, जहां पर एक ही वर्ण बार बार आवर्ती हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है कि चौराहा में कौन सा समास है बताइए। चौराहा, इसमें द्विगु समास होगा क्योंकि यहाँ संख्या गिनती करने के लिए मिल रहा है। अगला है कि काटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो काटा निकालना मुहावरे का अर्थ होता है बाधा दूर करना। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। परलोक का विशेषण क्या होगा। तो परलोक का विशेषण जो हो जाएगा परालौकिक होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। बताते हैं कि इस किताब का क्या मूल्य है, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी बात ये सभी आपका वाक्य गलत है। अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पे विभावना अलंकार होता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार। तो चलिए आज कितना है, आज की सेट में आप सभी को कुल हम 56 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी का सेक्शन को मेंशन करके दिया गया था। इसमें आप सभी को PYQ क्वेश्चन,
प्लस में न्यू क्वेश्चन ऐड करके दिया गया, प्लस में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता था, जो आयोग पूछ सकता है प्रश्न, वो प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवाएं। आज के सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फ्रेंड्स सभी एक बार सेशन को लाइक करके, दिल से लाइक करके आप सभी जाइएगा और शेयर आप सभी अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।